नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आज MPG के टारगेट सीरीज का आखिरी लेक्चर है। दोस्तों, कभी आपने 49 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर जाइए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी MPPSC MCQ सीरीज़ के नाम से। वहाँ पर आपको अभी तक के टोटल 50 लेक्चर्स आसानी से मिल जाएंगे। मैं जल्दी इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, परंतु आप पहले इसे पूरा देख लीजिए। दोस्तों, इसमें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हैं, जो कि लगभग 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी MPPSC ने पेपर लिए हैं उन सभी का इसमें संकलन है। आने वाले समय में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक तो यूनिट 9 के टॉप 500 MCQ क्लास, जिसमें मैं आपको कम से कम 4 से 5 लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं आपको 500 MCQ सॉल्व कराऊंगा। उसमें मेनली जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए MPPSC द्वारा सभी प्रश्नों का शामिल होंगे। साथ ही में जो आने वाले समय में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी का संकलन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ और भी प्लान कर रहा हूं कि टॉप 30 या टॉप 20 आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाएं जहां से हर साल प्रश्न आते हैं। उसके ऊपर भी मैं लगातार काम कर रहा हूं। बस आप हमारे MPPSC का जो चैनल है PSC बाय डीसी सर के YouTube चैनल पर बने रहिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल PSC बाय डीसी सर को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी की PDF आपको PSC बाय डीसी सर की एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो दोनों को भैया अपने मोबाइल में ज़रूर रखिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 49 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड थे। तो मध्य प्रदेश में टोटल 89 आदिवासी विकास खंड है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर गरुड़ स्तंभ है? तो आप सभी को पता है, भागवत धर्म से संबंधित यह स्तंभ विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज के टॉपिक का कि विष्णु चिंचलांकर कौन थे? तो देखो भैया, इनकी बात करते तो यह मध्य प्रदेश के, इनका जन्म होता है आलोट गांव देवास में। विष्णु चिंचालकर का जन्म कहाँ होता है? आलोट गांव देवास में होता है, और ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए वाला। अब मध्य प्रदेश के कुछ अन्य चित्रकारों की हम बात करते हैं तो देखो, जे जोशी, जो नाम मैं बता रहा हूँ उन सभी का नाम याद रखना, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से चित्रकार हैं या किससे संबंध है। ऐसे प्रश्न हमें हर साल देखने को मिलते हैं। तो जे जोशी, फिर सैयद हैदर रजा, इनका नाम तो आपको याद ही रखना है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे, फिर उसके बाद आपको याद रखना है विष्णु भटनागर, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के बाद अमृतलाल बेगड़, फिर उसके बाद कल्याण प्रसाद शर्मा। ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं, और इन सभी के नाम आपको याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में आप सभी को पता है 2 साल पहले MPPSC ने पूछा था अमृतलाल बेगड़ कौन है, तो उसका चित्रकार राइट आंसर था। मकबूल फिदा हुसैन के बारे में आप पूछ चुके हैं, सैयद हैदर रजा के बारे में आप पूछ चुके हैं, नारायण सिंह श्रीधर बेंद्रे के बारे में पूछ चुके हैं। यहाँ पर विष्णु चिंचलांकर के बारे में उन्होंने एक बार पूछा था किस जिले से संबंधित है। तो ये सभी प्रश्न आपके आज डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो देखो, संत सिंगाजी को मध्य प्रदेश का कबीर या निमाड़ का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब कबीर थे उनके ही समकालीन संत सिंगाजी को बताया जाता है। संत सिंगाजी का जन्म बड़वानी जिले में होता है, जिसके बाद यह 40 वर्ष की उम्र में क्या ले लेते हैं? संन्यास ग्रहण कर लेते हैं या समाधि ले लेते हैं। इनका समाधि स्थल अभी हमें वर्तमान में हरसूद खंडवा, हरसूद में एक गांव है पीपलिया करके, कहाँ पर? खंडवा जिले में। वहाँ पर हमको इनका समाधि स्थल देखने को मिलता है। हर साल यहीं पर संत सिंगाजी का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पीपलिया खंडवा में। कब? तो सर यह किया जाता है हमारे यहाँ मेनली शरद पूर्णिमा के दौरान। शरद पूर्णिमा के दौरान यहाँ पर क्या लगता है? संत सिंगाजी का मेला आयोजित किया जाता है। संत सिंगाजी द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध एक लेख लिखा गया था, उसका नाम था 12 मासी। तो इस बात को भी याद रख लेना कि 12 मासी किसकी कृति है? तो उनका नाम है संत सिंगाजी। तो संत सिंगाजी का जन्म बड़वानी में हुआ। तो बड़वानी किस क्षेत्र में आता है सर? निमाड़ में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमाड़।
फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है? देखो भैया, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नानाजी देशमुख के नाम पे। किसके नाम पर है? नानाजी देशमुख के नाम पे, कि नानाजी देशमुख मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, यह कहाँ पर है? तो जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब देखो, इस कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर आपको, जैसे कि जो अपन बोलते हैं ना ढोर का डॉक्टर, यानी एनिमल का डॉक्टर यहाँ पर बनाया जाता है, ढोर डॉक्टर जिसे बोलते हैं हमारे इधर। और फिर जो क्या होते हैं, जो वेटरनरी का काम करते हैं, जैसे अपने एक होता है MBBS इंसानों के उसमें, तो यहाँ पर डॉक्टर बन गया एक, तो किस में? पशु चिकित्सा पशुपालन विश्वविद्यालय में। फिर आपने सुना होगा नर्स वगैरह, तो उन्हें वेटरनरी बोलते हैं। किसमें? पशुपालन की भाषा में। तो हमारे यहाँ वेटरनरी कॉलेज मेनली 3 स्थानों पर है, एक तो महू में भी है, एक जबलपुर में भी है, और एक रीवा में भी है। आपने महू वेटरनरी कॉलेज का नाम तो बहुत बार सुन रखा होगा। तो 3 स्थानों पर मेनली वेटरनरी कॉलेज वर्तमान में खोले जा चुके हैं, जिसमें से पहला हमारा कहाँ खोला था? महू जिले में खोला गया था। अब देखो, सागर में आपको कौन सी मिलती है? हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। 1946 में इसे ओपन किया गया था। फिर देखो, उसके बाद में कुछ अन्य बता देता हूँ कि हमारे एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, आप सभी को पता है, अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। और यही क्या है? मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी थी। कौन सी? इंदिरा गांधी आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय। और मध्य प्रदेश की दूसरी केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सागर का हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी थी। हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी को मध्य प्रदेश सरकार ने 1946 में स्थापित किया था, परंतु इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में दिया जाता है। तो यह दूसरा है, और पहला कौन सा है? इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। फिर देखो, हमारे यहाँ कुछ और, जैसे DAVB कहाँ पर पड़ता है? इंदौर में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है कि भोपाल में है। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। तो ये कुछ विश्वविद्यालय का नाम भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो कल मैंने आपको बताया था कि भैया जो बालकृष्ण शर्मा थे, ठीक है, कहाँ के? शाजापुर वाले। उनके गुरु का नाम क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी था। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, ठीक है। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया जाता था, उसका नाम था प्रताप, ठीक है। तो याद रखना, तो मेनली गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार थे, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता होगा? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर, क्षेत्र से प्रश्न भी पिछली बार भी हमारे यहाँ से पूछा था, इस बार भी पूछा है, तो मैं आपके लिए इसको भी बहुत जल्द कवर कराऊंगा। मेरे पास पूरा डाटा रखा है, तो ये क्षेत्र से संबंधित प्रश्न हम देख रहे हैं, तो इसलिए पूरे पुरस्कार को मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? करेंसी प्रिंट हो रही है, करेंसी यानी नोट की प्रिंटिंग हो रही है। फिर एक होता है SPM सिक्योरिटी पेपर मिल, यहाँ पर पेपर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या छपता है? पेपर छपता है। और यहाँ पर क्या छपते हैं? नोट छपते हैं। तो नोट हमारे यहाँ कहाँ पर छपते हैं? तो देवास में छपते हैं। तो देवास में याद रखिएगा 1974-75 के दौरान करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वित्त आयोग द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद 1968 और 69 में 68 या 69 में हमारे यहाँ SPM खोला जाता है, सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि कहाँ पर है? वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में है, ठीक है। फिर वित्त आयोग का एक हमारे यहाँ अल्केलाइड फैक्ट्री भी लगी हुई है, अल्केहाइड फैक्ट्री भी लगी हुई है। ये भी किसके अंतर्गत आती है? वित्त आयोग के अंतर्गत आती है, वित्त निगम के अंतर्गत, या वित्त मंत्रालय बोल लो भारत सरकार का। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अल्केलाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। अब अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं बता देता हूँ कि भैया मात्र 99 रुपये में आपको क्या मिल रही है? टेट सीरीज मिल रही है, जिसमें आपको 20 FLT और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। अब हमारे टेट 6ठी यूनिट, 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट के बच्चे हैं। अब इन सभी टेस्ट को कभी आपने लगा लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको सभी को पता है कि लगभग 30 से 40 नंबर का सर इसी पोर्शन से आता है। तो 30 से 40 नंबर कभी आप सिक्योर करना चाहते तो इन टेस्ट को दीजिए। आपने कहीं से भी पढ़ा उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के बाद आप इन टेस्टों को दीजिए और आपको समझ में आएगा कि सर इनका लेवल आपने बना के रखा है, कि जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न आप एग्ज़ाम में पूछते हो या टेस्ट में पूछते हो। और मात्र 99 रुपये में भाई 2 दिन सैंडविच मत खाना, तेरा आराम से टेस्ट सीरीज अपन परचेज़ कर लेंगे। तो ध्यान रखना, मात्र 99 रुपये में ये शेड्यूल रहा।
इस शेड्यूल को देखते हुए पढ़ते रहिए, क्योंकि अब आने वाले समय में यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण स्वास्थ्य शरीर, फिर करंट अफेयर, संचार प्रौद्योगिकी, इन सभी के हमारे पेपर हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा आप इन सभी पेपर के लिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो भैया 4 दिन से पढ़ रहे हैं कि सर धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? सतपुड़ा रेंज में स्थित है। और सतपुड़ा में भी कहाँ पर? महादेव श्रेणी पर। कहाँ पर पड़ती है सर? ये पचमढ़ी में पड़ती है। और पचमढ़ी कहाँ पर है सर? नर्मदापुरम में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र है। ये बात भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर रीछगढ़ की गुफाएं, पांडव की गुफाएं, धूपगढ़, चोरागढ़ आदि प्रमुख स्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज में वहाँ डीप में पूछेगा तो महादेव श्रेणी। मैकाल रेंज आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में विस्तार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। विंध्यन रेंज आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में बसी हुई है। इसके पूर्वी भाग को केमूर कहते हैं, मध्य भाग को भांडेर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट अपन बार बार रिवाइज कर चुके हैं। और क्योंकि आप सभी को पता है कि सर यूनिट जो 4 है उसमें उन्होंने सीधा टॉपिक दिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ और पठार। तो वहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। कभी आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो कोर्स खरीद को एक बार पढ़ लो। नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब चैनल पे भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें भी जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो देखिए भैया, बिखरेंगे किसके मोती? कि जो सर सुभद्रा कुमारी चौहान होंगे उनके ही मोती बिखरेंगे। तो इनका राइट आंसर क्या होता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मैं बात करता हूँ तो सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है। पर इनका विवाह खंडवा के एक राजा थे लक्ष्मण प्रसाद सिंह, उनके साथ इनका क्या होता है? विवाह होता है। ये बहुत बड़ी कवयित्री रही है भारत की। फिर उसके बाद जाकर ये कहाँ पर? जबलपुर में अपना आंदोलन या स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेती है। इनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख कृति हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई इनके द्वारा लिखी गई है, या जिसे हम बोलते हैं झांसी की रानी बोल दो आप, झांसी की रानी। फिर देखो मुकुल, त्रिधारा, राखी की चुनौती, बिखरे मोती, ये सभी किस कृतियाँ हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियाँ हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु सन 1948 या 1949 के समथिंग सिवनी जिले में एक्सीडेंट से हो जाती है। तो ये प्रश्न भी एमपीपीएससी ने पूछा था। इनकी कृतियाँ पूरी याद रखना। मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आने वाला हूँ इनके रचयिता, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृति के लिए। तो उसके लिए भी आप तैयार रहेगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का ने कौन सी कविता लिखी है? बिखरे मोती लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता कौन है? तो देखो भैया, नौकायन के क्षेत्र में जो पहले प्राप्त करता थे अर्जुन अवार्ड, उनका नाम था जीएल यादव। तो जीएल यादव के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले तो किस खेल से संबंधित है? नौकायन खेल से संबंधित है। अब 2024 में हाल ही भारत सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी, एक तो कपिल परमार और एक रुबीना फ्रांसिस, इन दोनों को क्या दिया जाएगा? इस वर्ष का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कपिल परमार आप सभी को पता है जूडो खेल से, इन्होंने 60 किलोग्राम JL1 कैटेगरी में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। किसमें? तो पेरिस पैरालंपिक में। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग खेल से संबंधित है, जबलपुर जिले से। इन्होंने शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। कपिल परमार किस जिले से हैं? तो सीहोर जिले से हैं। तो याद रखना, ये सभी पॉइंट आपके बार बार पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देखो, मैंने थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको गिनाया था। उसमें मैंने भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय बताया था कि कहाँ पर है, तो जबलपुर जिले में है। अब मध्य प्रदेश में कुछ अन्य वनों के संस्थान है, जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, जिसे स्वीडिश देश की सहायता से बनाया गया था। कहाँ पर है? भोपाल में है। फिर मध्य प्रदेश राज्य वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो बालाघाट में, जिसे 1979 में स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर देखो और कौन कौन से संस्थान हैं हमारे यहाँ, तो पर्यावरण स्वास्थ्य संस्थान हमारे यहाँ है। पर्यावरण से जो भी प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित भी एक स्वास्थ्य संस्थान है हमारे यहाँ। कहाँ पर? तो भोपाल जिले में है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है,
क्योंकि आपके एग्जाम में देखना IIFM से बहुत बार प्रश्न पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य प्रबंधन संस्थान से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखो प्राचीन काल में जो दहाल का क्षेत्र है वह कहाँ पर पड़ता था? जबलपुर में पड़ता था। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? तो देखो भैया, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ पर होता है। तो सर, रानी अवंतीबाई का जो जन्म होता है वह होता है सिवनी जिले के मनखेड़ी नामक गांव पर। और मनखेड़ी में किसके यहाँ इनके पिताजी का नाम था? राव जुझार सिंह, एक लोधी राजपूत राजा थे, उनके यहाँ इनका जन्म होता है। उसके बाद इनका संबंध रामगढ़ के एक शासक के साथ हो जाता है। फिर उसके बाद जो 1857 की क्रांति में रामगढ़ वाले क्षेत्र से क्या करती हैं? अपना आंदोलन में भाग देती है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़। अब ये दो युद्ध लड़ती हैं। एक लड़ती हैं, याद रखना दोनों युद्ध के बारे में, एक लड़ती है खेरी का युद्ध जो कि होता है 23 नवंबर सन 1857 के दिन, और दूसरा होता है दहीर देहरा। दूसरा कहाँ पर होता है? दब हारीगढ़ का युद्ध होता है जो होता है 20 मार्च 1858 के दिन। और इस युद्ध में, खेरी के युद्ध में, ये बार्डिंगटन को पराजित कर देती हैं, परंतु बाद में दब हारीगढ़ के युद्ध में ये क्या हो जाती हैं? शहीद हो जाती हैं। इनकी याद रखना कि इनकी सहायिका का नाम था गिरधारी बाई। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। इनकी जो समाधि स्थल है वर्तमान में वहाँ कहाँ पर है? बालपुर डिंडोरी जिले में इनका क्या है? समाधि स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़। और किसकी बेटी थी? तो राव जुझार सिंह की। ये भी बात याद रखना, युद्ध भी याद रख लेना क्योंकि युद्ध से भी यहाँ पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केशव दास ने महाराणा इंद्रजीत सिंह की पवित्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना है केशव दास क्या है? एक कवि हैं। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत। ये ओरछा राजाओं के, जब ये बुंदेला राजवंश थे उनके एक प्रमुख कवि थे जो कि कहाँ से संबंधित थे? ओरछा से संबंधित थे। तो याद रखना कि जो भैया शिक्षा देने की, राय प्रवीण को शिक्षा देने का किस ग्रंथ में बोला है? तो कवि प्रिया। अब केशव दास के प्रमुख ग्रंथ की हम बात करते हैं तो देखो, रसिक प्रिया भी केशव दास का है, कवि प्रिया भी केशव दास की है। फिर देखो रत्न बावनी, ये भी किसका है? केशव दास का है। ये भी नवसिख भी किसका है? केशव दास का है। इसके अलावा आपको याद रखना है छंदमाल, ये किसका है? केशव दास की एक कृति है। फिर उसके बाद वीर सिंह देव चरित्र, ये भी किसकी रचना थी? तो ये भी केशव दास की रचना है। तो इन सभी रचनाओं को याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी बार बार पूछी गई हैं कि कवि प्रिया रसिक प्रिया किस महान कवि की कृतियाँ हैं। ऐसे प्रश्न अधिकतर मुझे देखने को मिले हैं, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको याद रखना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बोला है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को हम क्या टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने अभी इसे घोषित नहीं किया गया है। तो वर्तमान में भी चर्चाओं में था, तो आपको याद रखना यह कहाँ पर है? शिवपुरी में। इसकी स्थापना 1958 में की जाती है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, और 11 राष्ट्रीय उद्यान की आज हम चर्चा कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। क्योंकि इस बार आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन सा? रातापानी को। रानी दुर्गावती को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 7वां। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला मंडला में हमें कान्हा देखने को मिलता है। इसे कब स्थापित किया जाता है? 1955 में। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान रहता है। फिर उसके बाद माधव जो कि शिवपुरी में, इसे 1958 में स्थापित किया जाता है, मध्य प्रदेश का दूसरा होता है। फिर देखो उमरिया में हमें देखने को मिलता है बांधवगढ़, जिसे 1968 में स्थापित किया जाता है, और वहाँ मध्य प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान था। फिर आपको पता है कि पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। फिर सीधी में आप जाओगे तो संजय डुबरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे नर्मदापुरम में तो सतपुड़ा है, STR सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर भोपाल में आओगे तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर धार में आओगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म पार्क या नेशनल पार्क भी बोल लो। फिर इधर आओगे डिंडोरी में तो डिंडोरी में आपको घुघुबा जीवाश्म पार्क देखने को मिलेगा। फिर इधर आओगे सिवनी में तो आपको कौन सा मिलेगा? पेंच नेशनल पार्क देखने को मिलने वाला है। किस जिले में? तो सिवनी जिले में।
तो ये सभी हमारे यहाँ क्या है, नेशनल पार्क है। इनके बारे में आप याद रखना कितने हो गए भैया, तो सर 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और कौन सा है, तो एक कौन सा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपने एक वो वाला नेशनल पार्क छोड़ दिया था तो जो आपको नहीं पता था। तो भैया बता दो जल्दी कि मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो अभी बना था 2018 में, कौन सा, पालनपुर कूनो नेशनल पार्क, जो कब बनाया गया था, 2018 में नेशनल पार्क बनाया गया था, जहां पर नामीबिया से क्या लेके आए गए थे, चीते लाए गए थे। तो ये मध्य प्रदेश के कितने हो गए, 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धोरली एवं जुट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, तो भैया ये सभी क्षेत्र कहाँ पर है, बालाघाट जिले में स्थित है। और ये सभी किससे संबंधित है, तो ये सभी तांबे से संबंधित है। तांबे की एक प्रमुख खान हमारे यहाँ कौन सी है, मलाज खंड की खान है। मलाज खंड भी किससे, तांबे से संबंधित है, याद रखना। और इसके अलावा तांबे में हम कौन से नंबर पर है, तो तांबा उत्पादन में हम भारत में पहले नंबर पे, ये भी याद रख लेना। और चूना पत्थर में हम कौन से पे हैं, तो तीसरे नंबर पे, आप सभी को पता है। मैग्नीज में हम पहले नंबर पे, बॉक्साइट में हम छठे नंबर पे, साथ में लोहे में भी हम कौन से नंबर पे, छठे नंबर पर है। रॉक फॉस्फेट में हमारा कौन सा, दूसरा नंबर है। तो ये सभी आंकड़े भी याद रख लेना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल का उद्देश्य क्या है, तो कृषि प्रसंस्करण एवं बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सृजन करना, बिल्कुल सही। तो दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। इसका सीधी सी बात है कि जैसे कि कोई सा भी जिला है, जैसे सीहोर जिला है, वहाँ पर सरबती गेहूँ बहुत प्रसिद्ध है। तो हमें क्या करना है, किसानों की आय को बढ़ाना है। तो किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरबती गेहूँ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, तो दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना लेके आई थी 2018 के समथिंग। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ। और मध्य प्रदेश में पहले 52 जिलों के 52 उत्पादों को घोषित किया गया। उसके बाद हर जिले से 203 उत्पाद को ODOP के तहत क्या किया गया, शामिल किया गया है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, तो आप सभी को पता है उत्तरी क्षेत्र में हमारे यहाँ जनवरी माह में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थिर मूल्यों के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमानों पर कितनी रही है, तो देखो भैया आप 2023-24 की याद रखो, 2022-23 की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो दो भावों पर हम मापते हैं, प्रचलित और एक स्थिर भाव पर। ये अभी मैं आर्थिक सर्वेक्षण की अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ और आपके सामने आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी आंकड़े उन सभी को प्रस्तुत करूँगा, बहुत अच्छे से हर चीज़ उसमें समझाऊंगा, जिससे आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। परंतु अभी सुन लो कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर है 1,42,565 रुपये और स्थिर भाव पर 66,441 रुपये है। तो ये दोनों आंकड़े याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो भैया बीला बांध मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इस बांध के द्वारा कहाँ पर, सागर और छतरपुर जिले में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। तो यहाँ पर उद्यमशीलता यानी स्टार्टअप की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति की घोषणा की थी 2000 में। तो याद रखना मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कब आई है, वर्ष 2022 में आई है। MSME विकास नीति 2021 में आई थी, बिल्कुल सही है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी 2021 में आई है। नवीनीकरण ऊर्जा नीति भी 2022 में आई है। परंतु यहाँ पर उद्यमशीलता स्टार्टअप की बात कर रहा है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 को जारी किया है। अब देखो अगले प्रश्न पे, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो देखो मध्य प्रदेश सरकार ने संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर खोला गया है, भोपाल में खोला गया है और इसकी स्थापना सिंगापुर देश की सहायता से की गई है। एक बार पूछा गया था कि ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो याद रखना संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क नाम है किसका, जो भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022 में शेड्यूल कास्ट के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत आपको 7% के ऋण पर क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है।
इसके हम बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो 18 से लेकर 55 वर्ष तक आपकी उम्र होनी चाहिए। कभी आप इतनी उम्र के हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अब मैं लाइव बैच के बारे में बता देता हूँ। मात्र 999 में है। कभी आपको लास्ट के 6 टॉपिक का रिवाइज करना है या स्टार्टिंग के 5 टॉपिक का रिवाइज करना है तो इसे परचेज़ कर लो। ऐसा मत सोचो कि अब मैं पूरा इसे तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, परंतु आप इसकी कुछ यूनिट जो आपके लिए कठिन पड़ती हैं उन यूनिट को पढ़ के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इसे खरीद सकते हैं मात्र 999 रुपये में। कोशिश ये मत सोचो कि भाई मेरे को 10 ही यूनिट पढ़ना है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा तो नहीं खरीदूं। आप कभी 4 यूनिट या 5 यूनिट भी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो इस कोर्स को परचेज़ कर लो। जैसे यूनिट 6 हुआ, यूनिट 7 हुई, यूनिट 9 हुई और फिर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 1, तो इनका ही आप रिवीजन भी कर लोगे ना, 5-7 यूनिट भी पढ़ लोगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा। और साथ में आप जो ये सीरीज को देख रहे हो इसके बाद तो आपके 90 नंबर क्लियर ही हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। कोशिश करो जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस कोर्स से पढ़ लूँगा। तो भैया इसमें रिकॉर्डेड क्लास है, PDF भी प्रदान की जा रही है, सब कुछ प्रदान किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल तैयार रहना। अब देखो करंट अफेयर की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में साइबर तहसील परियोजना चलाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू की गई है, तो यहाँ मध्य प्रदेश के 6 जिलों में, 6 जिलों का नाम याद रखना, एक तो इंदौर, फिर एक जबलपुर, फिर भोपाल, फिर उज्जैन, फिर सागर और ग्वालियर। तो ये 6 जिलों में यहाँ योजना शुरू की गई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू की जा रही है। तो हमारे इंदौर में तो चलने भी स्टार्ट हो गई है ई बस। तो याद रखना ये 6 जिले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपको डाउट आएगा तो एक आएगा उज्जैन में और एक ग्वालियर में। बाकी 4 महानगर आप सभी को पता ही है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, उसके अलावा उज्जैन और कौन सा याद रखना है आपको, सागर। उज्जैन और सागर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न, श्री एन लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी, तो मार्च 2024 में हमारे यहाँ श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मोटे अनाज को बढ़ावा देना। इसके तहत हर किलो पर 10 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और यह योजना 2025-26 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। तो दोस्तों आज हमारा का सेशन यहीं समाप्त हुआ। साथ में जो हमारी MPGK की टारगेट सीरीज चल रही थी उसका भी आज समापन होता है। उसके टोटल 50 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। अब मैं आपके लिए 9th यूनिट के लिए लेके आऊँगा कम से कम 5 से 10 लेक्चर। उसके साथ साथ मैं आपके लिए एक सीरीज न्यू लॉन्च करने वाला हूँ और उस सीरीज़ का बहुत जल्द अनाउंसमेंट करूँगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। और आपको ये 50 ही वीडियो कैसे लगे हैं, जिन बच्चों ने 50 वीडियो पूरे देखे हैं, मैं चाहूँगा कि वही जितने भी बच्चे भले 200 हों, 400 जो रेगुलर बेसिस पे इसे देख रहे हैं, उनके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके जाइएगा। देखता हूँ कितने बच्चों ने सीरियस रूप से इस सीरीज को देखा है। जितने बच्चे भी कमेंट करेंगे मैं समझ जाऊँगा उन सभी बच्चों ने इसे बहुत सीरियस होकर देखा है। साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी देके जाइएगा कि मध्य प्रदेश का पहला उत्पाद कौन सा है जिसे GI टैग दिया गया था, और दूसरा है मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहनपुरा डैम स्थित है। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।